हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड से एक्स और वाई का मान निकालना सीखे थे। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे, जो कि अगला मेथड है आलेखीय विधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड को आज देखेंगे और इसके तहत एक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, ग्राफीय का मतलब होता है कि बाय ग्राफ, यानी ग्राफ बनाकर हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है। तो मैं कुछ पॉइंट को बता देना चाहता हूं कि हम लोग देखे थे कि हल जो था किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो हल था, ठीक है, वो तीन प्रकार के थे। पहला था यूनिक हल, यानी अद्वितीय हल होना। सेकेंड था कोई हल नहीं होना, और थर्ड था अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन से हल को हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल को ज्ञात करनी है या तो अद्वितीय हल को ज्ञात करनी है। अपरिमित रूप से अनेक हल को ज्ञात करनी है या तो अद्वितीय हल को। यहाँ पर समांतर को नहीं देखेंगे, क्योंकि समांतर में तो कोई हल नहीं मिलता तो नहीं था। अब ये डिसाइड करनी है कि हमें अद्वितीय हल को ज्ञात करनी है कि अपरिमित रूप से अनेक। तो बोर्ड एग्जाम में जैसा कि पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ग्राफीय विधि से क्या करनी है, उसकी हल ज्ञात करनी है, एक्स और वाई का मान। तो हम लोग तभी बनाएंगे जब उसका हल यूनिक हो, अद्वितीय हो, यानी प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, तो हम बताए थे कि प्रतिच्छेदी होने का क्या शर्त था, अद्वितीय यानी वही होता है, समांतर होने का क्या शर्त था, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या शर्त था। आप लोगों को याद होगी जब मैं सेकेंड वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अद्वितीय हल का होने का क्या शर्त था। ठीक है, जैसा कि a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का क्या था, मानक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, जहां पर अद्वितीय हल होने का ये शर्त था कि a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ये कौन से शर्त था, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल। सेकेंड था a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, और ये जो था वो समांतर हल होने के लिए था, समांतर हल। और थर्ड क्या था, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, ये संपाती होने का था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तीन हल देखे थे, जो कि पहला था अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी बिंदु इसको कहते हैं, प्रतिच्छेदी। दूसरा है समांतर, जो कि a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। और थर्ड क्या है, a1 डिवाइडेड बाय a2, ये a2 है, ठीक है, इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, यानी संपाती था ये। तो हम लोग को फोकस किस पर करनी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को फोकस करनी है इस पर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा हमेशा बनानी है तो अद्वितीय हल हो तभी बनाएंगे हम लोग। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जब दिया रहेगा तो हम लोग तभी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग एक्स और वाई का मान तभी निकालेंगे जब उस दिया हुआ क्वेश्चन का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होना चाहिए। और अद्वितीय हल होने के लिए क्या है कंडीशन, कि a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2।
ठीक है। तो यहां पर समझ में आ रही बात है। तो हम लोग को फोकस किस पर करनी है, अद्वितीय हल पर, ठीक है। अब कैसे मिलेगा x और y का वैल्यू, इस चीज को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। इसके द्वारा ये जो होता है, ये दोनों समीकरणें जो होती है, ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कौन से समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कब कहेंगे, जब वेरिएबल का, जब चर का अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तभी हम कहेंगे कि वो जो समीकरण दिया रहेगा वो रैखिक होगा। और रैखिक कहने का मतलब ये है कि जब उसका ग्राफ खींचा जाए, जब उसका एक ग्राफ खींचा जाए, तो मान लीजिए, तो उसका ग्राफ जो होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को एक दर्शाती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी रेखा को एक दर्शाएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इससे खींची जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, एक सीधी रेखा इससे खींची जाएगी और एक सीधी रेखा इससे खींची जाएगी। जब दोनों रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है, दोनों रेखाएं जब खींची जाएगी, तब कब कहेंगे कि x और y का मान हमें प्राप्त होगा, जब दोनों रेखाएं एक यूनिक, एक सिंगल बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी दोनों रेखाएं। तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे वहां पे एक ऑर्डर पेयर, नंबर का एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट नंबर जो होगा वो x का वैल्यू होगा, और जो सेकंड नंबर जो होगा वो y का वैल्यू होगा, ठीक है। अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हम बता रहे हैं उस चीज को। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से x और y का मान निकालने के लिए। तो देखिए अगर यहां पर कि दो समीकरणें दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। हम लोगों को फोकस किस पर करनी है, यूनिक हल होने के लिए। यूनिक हल होगा तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जांच करनी है कि यूनिक हल है या नहीं है। तो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा, यदि हम लोग जांच करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना है, 1, b1 का वैल्यू कितनी है, 1, और c1 की वैल्यू देखिए, c1 का वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं लिखिएगा, c1 का वैल्यू होगा -3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड हमेशा 0, तभी हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि उस कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ पर 3 नहीं लिखिएगा c1 का वैल्यू, यहाँ पर c1 का वैल्यू क्या होगी, -3, ठीक है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगी। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में कि a2 का वैल्यू कितनी है, 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -12, ठीक है, -12। अब हम लोग को क्या करना है कि a1 डिवाइडेड बाई b2, a1 डिवाइडेड बाई b1, अरे यार, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिए a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2, और b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाई 5। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर निश्चित कर लिए कि हम लोग यहाँ कि इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू नहीं, हल जो होगा, ठीक है, ये इन दो समीकरणों का जो हल होगा वो एक यूनिक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, क्योंकि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे, ठीक है।
देखिए बनाते हैं कैसे, उस चीज को समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा समझते जाइएगा कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग यहाँ पर एक मान सारणी को दर्शाएंगे। मान सारणी का कहने का मतलब है कि x और y का वैल्यू खुद से लेना है, खुद से लेंगे और एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, समीकरण 1 से लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो यहां पर क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पर एक वेरिएबल का मान निकालिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में, मान लिया कि x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई लिखा मैंने। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस वाई। अब मान सारणी को दर्शाएंगे हम लोग, मान सारणी क्या हो जाएगी इस चीज को समझिए, एक कॉलम बनाइएगा। ठीक है, एक बॉक्स बनाइएगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट को दर्शा सकते हैं लेकिन हम दो पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट लीजिएगा, x और y, एक बार x एक बार y। जब y का मान रखेंगे यहां से तो यहां पर किस वेरिएबल का मान आएगा, x का। जब यहां से हम y का मान रखेंगे तो x का आएगा। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 से एक मान सारणी को दर्शाएंगे, समीकरण 2 से एक मान सारणी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या पाएंगे हम लोग, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। यहां पर एक वेरिएबल का मान निकालिए, तो हम यहां पर निकाल रहे हैं 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, और यहां से 2 डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से 2 डिवाइड कर दिए। अब यहां पर भी मान सारणी को बनानी है, मान सारणी यहां पर हो जाएगी, x और y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का मान निकाला मैंने y के टर्म में, यहां पर भी x का मान निकाला y के टर्म में। y का मान वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू अपने खुद से लेना है। ठीक है, और पुट कीजिएगा तो यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर भी y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू पुट कीजिए, जितना न्यूनतम हो सके उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए यहां पर यदि हम 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आता है 3 आता है। नहीं, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यदि y इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, बारीकी से पूरा देखिएगा, जब मैंने y इज इक्वल टू 0 लिया है तब x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। जब मैंने y इज इक्वल टू 1 लिया है तो y इज इक्वल टू, जब मैंने 1 लिया तो 3 माइनस 1 तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब यहाँ पर पुट कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिए हैं उसी वैल्यू को यहाँ पर भी लेना है। ठीक है, सेम, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक वैल्यू मिलेगा एक वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग को सुविधाजनक यानी एक प्रकार से जितना न्यूनतम हो सके उस वैल्यू को लेना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर 0 लिए तो यहाँ पर भी 0 लेना, यहाँ पर 1 लिए तो यहाँ पर भी 1 लेना, लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है।
तो देखिए हम लोग जब जीरो जब ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर गौर से, जब जीरो ले रहे हैं वाई की वैल्यू, तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जा रहा है। जब जीरो ले रहे हैं तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, और 5 माइनस जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और जब 12 को कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6। ठीक है, देखिए जब मैंने y इज इक्वल टू जीरो लिया तब x इज इक्वल टू कितना आया, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर कितना लिया मैंने, जब यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है यहाँ पर 1 लेते हैं तो 5 बनेगा ये, जो कि 12 में 5 चला गया तो 7 बचेगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा। ऐसा लेना है ताकि पूर्णांक आ जाए। ठीक है, पूर्णांक आ जाएगी तो हम लोग को दर्शाने में बहुत आसान रहेगा वहाँ पर ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि मैंने 2 लेता, यहाँ पर 2 यदि लिया मैंने तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। जब 12 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से। देखिए जब मैं यहाँ पर 2 लेता, ठीक है जब यहाँ पर मैं 2 लेता तो 5 दूनी 10 और 12 में 10 चला गया तो कितना बचेगा 2, और 2 एकम 2। ठीक है, ये बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बदौलत पर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो मान सारणी था हमने बना दिया। ठीक है, अब प्लॉट करेंगे, यानी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, इसको यदि वाई लिया तो ये बन जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखना यहाँ पर कि संख्या जो होगी यहाँ पर, ठीक है उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, नंबर को यहाँ पर दर्शाना है। ठीक, तो देखिए यदि मैंने 1 2 3 से लिया तो अच्छा बन जाता। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इधर भी लीजिए 1 2 3 4 5, नेगेटिव तो उतना है नहीं, उतना है क्या है ये नहीं, इधर है देखिए 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 1 2 3 4, और इधर माइनस हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखना है, इसको देखना है, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस में पहला संख्या कितनी है 3 है, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की ओर लेंगे, पहले एक्स एक्सिस में लेना है उसके बाद वाई एक्सिस में लेना है। यहाँ पे लेने में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेना किस तरह है सो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर कि पहले x का वैल्यू लीजिए, तो x एक्सिस ये है, नहीं कि यहाँ पर 3 ले लीजिएगा। ठीक है, x एक्सिस ये वाला नहीं है, x एक्सिस ये वाला है, तो x का वैल्यू कितनी लेनी है 3, तो यहाँ पर 3 आएगी, और y की वैल्यू कितनी है 0, 0 कहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, आनी 3 तब 0, पॉइंट कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, 3 तब 0। पहले x का वैल्यू लिया मैंने, फिर y का वैल्यू लिया। अब क्या करेंगे 2 और 1, पहले x एक्सिस में 2 लीजिए। ठीक है, x एक्सिस में 2 लीजिए
और वाई एक्सिस में 1 लेना है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है, इधर है, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर देखिएगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ये पॉइंट जो होगी 2 तब 1, ठीक है, 2 तब 1, और इसको क्या करना है, ऐसे स्केल के माध्यम से खींच देना है। ठीक है, ऐसे खींच देना है। 2 पॉइंट को यहाँ पर जब बनेगा तो उस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींचेंगे। ठीक, तो ये जो बना वो समीकरण क्या है, x प्लस 3y, x प्लस 3y नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड को। सेकंड में क्या है, पहले 6 है, उसके बाद 0 है। पहले 6 है, एक्स एक्सिस में किधर है 6, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 0 है। जब इस टाइप से खींचेंगे तो ऐसे बनेगा यहीं पर। ठीक है, 6 तब 0, फिर कितनी है, 1 तब 2 है, 1 तब 2। ठीक है, 1 तब 2, यानी ये हो जाएगी 1 तब 2। इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पर टच होगा तो देखिए दोनों रेखाएं जो होगी, इसका कौन सा समीकरण है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 है। ठीक, तो हम बताए थे कि दोनों रेखाएं जो होगी एक निश्चित बिंदु पर, एक सिंगल पॉइंट पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। वो पॉइंट दर्शाएगी कि x और y का वैल्यू क्या होगी। देखिए दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की हुई है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की हुई है। ठीक है, यानी 1 तब 2 पर। तो यहां से प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर कि प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगी, इसको मान लीजिए ये। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी 1 और 2। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर जो होता है, वो x का वैल्यू को दर्शाता है, x का वैल्यू बताता है। और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट यानी सेकेंड नंबर जो होता है वो y का वैल्यू बताता है, यानी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यही है फाइनल आंसर। ये तभी पॉसिबल होगी जब यूनिक हल होगा। अनेक हल होने के लिए संपाती होना पड़ता था। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई c2। वहां पर दोनों रेखाएं जब खींचेंगे तो एक बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करेगी, बल्कि एक से ज्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग को वहां पर परेशानियां होगी कि किस पॉइंट को लेनी है। ठीक है, तो हमेशा बनानी है कि जब क्वेश्चन में उसका हल जो होगा यूनिक हल होगा, तभी बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। तो आज बस इतना ही, कल फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक्स।